गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के बही खाता विषय का यानी कि अकाउंट्स, जिसको हम पूरा नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, आज मैंने इसका शॉर्ट नाम लिखा हुआ है अकाउंट्स ओनली। वैसे मैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी नाम लिखता हूँ, पूरा वही है, एक ही बात है, ठीक है। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि नए साझेदार का प्रवेश। इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या हुआ कि कोई से विद्यमान साझेदारी होगी। विद्यमान साझेदारी का मतलब है पहले से दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी दो पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे ए एंड बी, ये इनकी ऑलरेडी पहले से पार्टनरशिप है, ओल्ड पार्टनर्स हैं। ओल्ड पार्टनर्स मतलब पहले से अपनी साझेदारी चला रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, दोनों जने अपनी आपसी सहमति से, किसके आपसी सहमति से, मतलब दोनों सोच विचार करके ऐसा अनुभव करेंगे कि हमें नया साझेदार प्रवेश करवाना है, यानी कि नया साझेदार शामिल करना है। तो फिर ये दोनों जने अपनी सहमति से सी को नया साझेदार बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर नाम कोई भी हो सकता है, उदाहरण के लिए लिखा है मैंने, पुरानी साझेदारी मान लो ए और बी की थी। अब इन्हें कुछ ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि इन्हें एक तीसरा साझेदार बनाना जरूरी हो गया। तो जब ये नया साझेदार बनाएंगे अपनी आपसी सहमति से, या फिर साझेदारों के बीच में जो समझौता होता है उसमें, जैसा इनका समझौता हुआ हो कि साझेदार कब नया बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो बनाएंगे तो अपनी सहमति से बनाएंगे। तो जब वो नया साझेदार एक और शामिल करते हैं विद्यमान साझेदारी का, उसको बोलते हैं नए साझेदार का प्रवेश, ठीक है। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे विद्यालय में नया छात्र एडमिशन के लिए आता है, तो विद्यालय में 500 छात्र पहले से हैं, एक और शामिल हो गया 501 हो गए, फिर एक और शामिल हो गया 502 हो गए। ऐसे हमारे साझेदारी व्यवसाय में होता है। विद्यमान साझेदारी में किसी नए साझेदार को शामिल कर लेना ही क्या कहलाता है, साझेदार का प्रवेश। अब हम ये देखेंगे कि ये पुराने साझेदार किसी नए साझेदार को क्यों प्रवेश करवाते हैं, मतलब क्यों एंट्री करवाते हैं, ऐसी कौन कौन सी जरूरतें हैं या कौन कौन सी आवश्यकता है जब साझेदार को प्रवेश करवाना पड़ता है। देखिए, तो इसमें आपको 5 रीजन दिख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 5 कंडीशन दिखाई दे रही है। तो पहली कंडीशन बताता हूँ मैं आपको विस्तार से। जब अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, तो अधिक पूंजी की आवश्यकता सबसे पहले तो मैंने ये शॉर्ट में लिख रखा है, मैं इसको समझाता हूँ। जब मान लीजिए हमारे साझेदारी व्यवसाय का हमें और विकास करना हो या फिर उसका विस्तार करना हो। विकास मतलब समझते हो, हमारा व्यवसाय मान लीजिए अभी एक छोटा सा व्यवसाय है, अब हमने उसका ये प्लान बनाया भविष्य में कि हम इसका और विस्तार करेंगे और बड़ा करेंगे, ठीक है। तो व्यवसाय का जब विकास और विस्तार करना हो, यानी कि डेवलपमेंट करना हो, तो फिर हमें क्या चाहिए पड़ता है, फिर हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और मान लीजिए अधिक पूंजी को वर्तमान साझेदार यानी कि ए और बी पूरी करने में समर्थ नहीं है, यानी कि वो पूरी अधिक पूंजी देने में असमर्थ है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, एक नए साझेदार को एंटर कर देंगे कि भैया एक काम करते हैं, हम दोनों तो व्यवसाय को विस्तार और विकास करना चाहते हैं, लेकिन अधिक पूंजी लगेगी, वो अधिक पूंजी हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक नया साझेदार बना लेते हैं, ठीक है। और जब भी हम नया साझेदार बनाते हैं तो उससे 2 रूपों में पैसे मंगाते हैं। मैं बता देता हूँ आपको 2 रूपों में पैसे कैसे मंगाते हैं। सबसे पहले तो उससे कुछ राशि को मंगाते हैं पूंजी के रूप में, एक अमाउंट हम किस रूप में मंगाते हैं, उससे पूंजी के रूप में, और दूसरी अमाउंट मंगाते हैं यानी कि ख्याति के रूप में। तो छात्रों, आपको ये 2 राशियाँ दिखाई दे रही होंगी। जब भी कोई भी नया साझेदार प्रवेश करेगा तो वो दो राशि लेकर आएगा। कुछ राशि जो लेकर आएगा वो अपने हिस्से के लिए पूंजी के रूप में, और कुछ राशि लेकर आएगा अपने लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति के रूप में, ठीक है। तो ये कब करना है, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो हमें अपने व्यवसाय का विस्तार और विकास करना पड़ता है, उसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकता वर्तमान साझेदार पूरी करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए नया साझेदार बना लेते हैं। उससे फिर 2 प्रकार के अमाउंट मंगाते हैं, कुछ राशि पूंजी के रूप में, कुछ राशि ख्याति के रूप में, ठीक है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है, जब हमें किसी व्यक्ति के
विशिष्ट ज्ञान और सेवाओं की आवश्यकता हो। मान लीजिए कि ए और बी ने पैसा तो खूब लगा दिया साझेदारी में, लेकिन उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज या स्पेशल सेवा सर्विस देने की क्षमता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जिसके पास किसी भी काम को करने का एक विशिष्ट ज्ञान हो और उसके पास कोई अच्छी सी देने के लिए सेवा हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अपने साथ शामिल कर लेते हैं। 2 पॉइंट आगे सबके साथ, अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तब, और विशिष्ट ज्ञान और सेवाओं की आवश्यकता हो तब नया साझेदार बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट दिख रहा है, साझेदारी में हम नया साझेदार कब बनाते हैं, जब हमें किसी प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता हो। प्रभावशाली तो आप समझते होंगे, जिसका अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत या अधिक से अधिक प्रभाव रहता है और हमें अपना व्यवसाय चलाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम किसी प्रभावशाली व्यक्ति को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। चौथा आपको दिख रहा होगा, जब मान लीजिए हमारे साझेदारी फर्म में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो काम करने में अच्छे हैं, हमारे उनसे पारिवारिक संबंध भी अच्छे हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सुयोग्य कर्मचारी या मैनेजर को प्रोत्साहन देने के लिए अपने साथ शामिल कर लेते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए कि हम बाहर का कोई नया साझेदार बनाएंगे, इससे बेटर तो ये है कि हमारे साथ जो वर्षों से काम कर रहा है, काम करने में माहिर है, कभी भी उसने हमारे साथ गद्दारी नहीं की, हमेशा वफादार रहा अपने काम के प्रति, तो हम ऐसे व्यक्ति को भी अपने साथ क्या करते हैं, हमेशा के लिए साझेदारी में शामिल कर लेते हैं। बच्चों आपको 4 पॉइंट समझ में आ चुके होंगे कि नया साझेदार कब कब बनाया जाता है। अब देखिए हम एक अंतिम और पढ़ लेते हैं इसका। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि जब साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा में फर्म में सिर्फ एक ही व्यक्ति रह गया हो, तो ये तो सबको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पुराने साझेदार थे हमारे ए और, इन दोनों में पार्टनरशिप चल रही है। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली बी की मृत्यु हो जाती है, बी की किसी कारण से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर ये किसी कारण से रिटायरमेंट ले लेता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है। रिटायरमेंट का मतलब होता है अवकाश ग्रहण। तो जब कोई से साझेदार, मान लीजिए 2 साझेदारों की साझेदारी थी ए और बी की, इसमें से बी की किसी कारण से मौत हो गई या मृत्यु हो गई या किसी कारण से उसने अवकाश ग्रहण कर लिया, अब बचा कौन, अब बचा हमारा अकेला ए। तो अब ये साझेदारी इतनी बड़ी साझेदारी अकेला तो चला नहीं जाएगा, तो भी क्या करता है, एक नया साझेदार को शामिल कर लेता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी सबको अच्छे से आ गया होगा कि किसी साझेदार की अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु होने की दशा में जब फर्म में सिर्फ एक ही व्यक्ति रह गया हो तब नया साझेदार शामिल कर लिया जाता है। देखिए छात्र, तो अभी हमने नया साझेदार के प्रवेश कार्ड और कब कब नया साझेदार बनाया जाता है ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब इसी चैप्टर का अगला पैराग्राफ आप देखेंगे कि ये प्रश्न हमारा परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि जब हम नया साझेदार बनाते हैं या नया साझेदार हमारे साथ प्रवेश करता है या व्यापार शुरू करता है, तब उसे कौन कौन से राइट्स यानी कि अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, जैसे हमें अपने संविधान के द्वारा कुछ अधिकार मिले हैं ना, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार मिले कि नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा हुआ, अपनी सूचना का अधिकार, बोलने का अधिकार, बहुत सारे ऐसे हैं। तो आपने पढ़े होंगे संविधान में हमने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं, सेम ऐसे ही राइट्स हटके हैं। कुछ राइट्स ऐसे हमारे नए साझेदार को भी मिल जाते हैं जब हम उसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं। तो आज जान लेते हैं कौन कौन से राइट्स यानी कि अधिकार उसको मिलते हैं। सबसे पहला नया साझेदार को ये अधिकार मिल जाता है कि फर्म में होने वाले, अभी तक तो जो लाभ हो रहे थे पुराने साझेदार बांट रहे थे, अब क्या होगा, फर्म में जो भी हमारे फ्यूचर में लाभ होंगे यानी कि फर्म के भविष्य के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार। ठीक है, यानी कि पहला उसको अधिकार क्या हो गया कि अब फर्म में जो भी लाभ होगा आगे आने वाले वर्षों में या आने वाले समय में, तो उस फर्म के लाभों में उसका भी अधिकार हो जाएगा। यानी कि हमें ये बात समझ में आ गई कि पहले जो लाभ और हानि हमारे ए और बी आपस में बांट रहे थे, अब नया साझेदार हमारा इसमें सी भी बन गया, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें सी का भी हिस्सा हुआ। ठीक है, अब हम ये और जान लेते हैं कि जब हम किसी नए साझेदार को फर्म के भविष्य के लाभों में हिस्सा दे रहे हैं मान लीजिए, तो ये हिस्सा ऐसे तो देंगे नहीं, कुछ ना कुछ हिस्सा
हिस्सा पाने के लिए उसे देना भी पड़ेगा। तो मैंने अभी आप 2 चीज़ें बताई थी आपको। नया साझेदार एक तो ख्याति की राशि लाता है और एक लाता है पूंजी, दोनों बताइए। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ख्याति वो किस लिए लाता है और पूंजी किस लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्म के भविष्य के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए लिखा है, इसका पहला विचार है। तो ये फर्म के भविष्य के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए तो लाता है ख्याति, जिसको हम बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं इसको? गुडविल, यानी कि ख्याति लाएगा। ठीक है सर, तो आपको एक पहली बात समझ में आ गई होगी अब कि नया साझेदार जब हमारे साथ शामिल होता है तो उसे एक तो फर्म के भविष्य के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है और ये हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो राशि किस रूप में लेकर आता है? ख्याति के रूप में राशि लेकर आता है। ख्याति यानी गुडविल के रूप में राशि लेकर आए। पहली बात समझ में आ गई सबको। दूसरा अधिकार हो जाता है उसको फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार। अब ये भी हमें जानना पड़ेगा, एक तो वो लाभ में हिस्सेदार हो गया, दूसरा हमारी संपत्तियों में भी हिस्सेदार हो गया। ठीक है, अब वो संपत्ति में हिस्सेदार कब बनेगा? जब वो हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट जमा कराएगा और वो अमाउंट होती है पूंजी। यानी कि फर्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार क्या देता है? कैपिटल, यानी कि इसको बोलते हैं हम पूंजी। ठीक है, तो अब ये आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि साझेदार दो भागों में पैसे क्यों लाता है। एक भाग तो वो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए आता है, जिसे हम ख्याति बोलते हैं गुडविल, और दूसरा वो भाग जो लाता है पूंजी के रूप में, उसको बोलते हैं कैपिटल। और एक कैपिटल किस लिए देता है? ताकि उसको फर्म की संपत्तियों में हिस्सा मिलने लगे। ठीक है, तो हमारे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ख्याति क्यों लाता है, पूंजी क्यों लाता है। ठीक है, अधिकार जो है तीसरा इसका राइट है व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब नया साझेदार शामिल होगा हमारे साथ व्यवसाय में, तो व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार तो उसको वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने पूंजी भी दी, ख्याति भी दी, तो व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार तो हो गई। व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार का मतलब ये है कि भाई व्यवसाय की फर्म की जो भी शॉप होगी या जो भी शोरूम होगा या जो भी फर्म होगी, उसमें वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। ठीक है, यानी कि वो कंपनी चला सकता है, साझेदारी फर्म की जो भी है फर्म वो चला सकता है। चौथा है इसका फर्म की पुस्तकें देखने का अधिकार। अब छात्रों यहाँ पे एक और प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि नए साझेदार को एक और अधिकार है, फर्म की जो भी पुस्तकें होती हैं उनको वो देख सकता है। ठीक है, वैसे हम लोग किसी को बताते नहीं अपनी फर्म की जो बिजनेस से संबंधित बुक्स होती हैं हमारी, अकाउंट्स हुआ, जैसे हमारा बैलेंस शीट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। चलो मैंने आपसे बताया, जैसे मान लीजिए एक तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम बोलते हैं P&L अकाउंट, दूसरा हमारा होता है बैलेंस शीट। कौन सा शीट बताया मैंने? बैलेंस शीट। ठीक है, और भी होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है। ठीक है, तो ये सब वैसे हम किसी को नॉर्मली तरीके से दिखाते नहीं ये चीज़, क्योंकि इससे हमारे व्यापार के लाभ हानि, शुद्ध लाभ शुद्ध हानि और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। लेकिन जब कोई साझेदार हमारे साथ शामिल हो जाता है, यानी कि वो प्रवेश कर जाता है, तो वो फर्म की पुस्तकें देखने का अधिकारी हो जाता है, चाहे फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे फिर वो बैलेंस शीट हो, समझ गए ना, और चाहे फिर वो आपकी कैश बुक हो, सब कुछ देख सकता है। ठीक है, और लास्ट होता है इसका क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि जब कोई साझेदार हमारे साथ काम कर रहा है और मान लो उसको काम करते समय किसी प्रकार की हानि हो गई या किसी प्रकार का लॉस हो गया, तो उसकी क्षतिपूर्ति बाकी साझेदारों से पाने का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, तो छात्रों आज हमने अपने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर यानी कि नए साझेदार का प्रवेश के लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये क्वेश्चन आप लोग और अच्छे से एक बार पढ़ लेना, और इसको मुझे पता है कि ये आपकी बुक में नहीं है, इसलिए आपको इसको पॉज करके वीडियो को एक बार लिख लेना है और समझ लेना है एक बार। और अब हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हो आप दीपावली के बाद जब विद्यालय पुनः खुले तो आप उसमें पूछने के लिए विद्यालय आ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और सबको हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपावली सुरक्षा के साथ मनाएं।